हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे से दिवाली बना के आए होंगे घर से। तो भाई दिवाली कैसी रही आप सबकी। बिल्कुल धुआंधार। पढ़ाई करी या पटाखे फोड़े। बैकलॉग फोड़ा या फिर पटाखे फोड़ दिए सारे के सारे। तो बेटा आई होप आप लोगों ने अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से यूटिलाइज करी होंगी। अपना जो बैकलॉग था, जो पार्ट तुम लोगों का बहुत टाइम से पेंडिंग था, जो तुम्हारी पढ़ाई रुकी हुई थी, जो तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन रुका हुआ था, आई होप आप लोगों ने उस सबको अच्छे से यूटिलाइज किया होगा इन छुट्टियों में। राइट। हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं बेटा। हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्ट एनालिसिस। राइट, भूल तो नहीं गए सब कुछ। तो बेटा एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं सॉल्ट एनालिसिस का, फिर बात करेंगे कि हम आज क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बेटा सॉल्ट एनालिसिस में हम लोगों ने बोला था कि यदि आपको लेबोरेटरी में, आपकी लैब के अंदर कोई सैंपल दिया जाता है, सॉल्ट का सैंपल, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो किसी केटायन और किसी एनायन से मिलकर बना होगा। मानते हो आप ये बात। अगर वो किसी केटायन और एनायन से मिलके बना होगा और आपको कह दिया कि एक रैंडम सैंपल है, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है, तो क्या करते थे अपन लोग। तो बेटा उसके लिए अपन को कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ते थे, जिससे हम आइडेंटिफाई करते थे कि हमारा केटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। और हमने इस चैप्टर के अंदर इन चार्ज स्पीशीज को एक नाम दिया था, रेडिकल्स। राइट, हमने क्या नाम दिया था, रेडिकल। हमने बोला रेडिकल आपके दो तरीके के होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। ऑब्वियसली भाई, जो पार्ट एसिड से आया है वो एसिडिक रेडिकल कहला जाएगा, और जो बेसिक से आया है, बेस से आया है, वो बेसिक रेडिकल कहला जाएगा। तो हम लोगों ने बात करी थी फॉर एग्जांपल NaCl, तो हमने बोला Na प्लस और Cl माइनस है, उसके अंदर कैटायन और एनायन। तो जो Cl माइनस है वो एसिड से आया है, HCl से, और जो Na प्लस है वो बेस से आया है, NaOH से। तो जो Cl माइनस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एसिडिक रेडिकल एंड Na प्लस विल बी कंसिडर्ड एज योर बेसिक रेडिकल। राइट। हम लोगों ने इतनी बात करके छोड़ा नहीं था, हम लोगों ने एसिडिक रेडिकल के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था। बोलो सही बात है क्या। हमने एसिडिक रेडिकल के बारे में जब बातचीत शुरू करी थी तो हमने कहा था 3 ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं वहां पे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन हुआ करता था, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। ग्रुप 2 का रिएजेंट कौन हुआ करता था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और ग्रुप 3 के बारे में हमने कहा था यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन होती है मोस्टली, है ना। उनके बारे में बातचीत अभी तक करी नहीं थी। तो क्या अभी तक हम लोग ग्रुप 1 और 2 अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या। हमने क्या पढ़ा था इनके अंदर, हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी सैंपल जब आपको दिया जाता है, आप पहले क्या करवाते हो, उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट करवाते हो। जब प्रिलिमिनरी टेस्ट आप करवा लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये सैंपल किस चीज का है। जब प्रिलिमिनरी हो जाता है, आपको सैंपल का आइडिया लग जाता है, फिर आप उस सैंपल की प्रिलिमिनरी के करस्पॉन्डिंग जाके क्या करवाते हो, कंफर्मेटरी टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ग्रुप 1 की याद दिलाऊं तो मैंने ग्रुप 1 में आपको एक ट्रिक सिखाई थी, SST काम नहीं आती। तो हम लोगों ने क्या याद किया था SST काम नहीं आती पे, हमने पढ़ा था भाई कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास होता है सल्फाइड, सल्फाइट, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट क्या, एसीटेट, काम नहीं आती कार्बोनेट, और फिर एसीटेट, और फिर नाइट्रेट। बोलो सही बात है, पक्की बात है, ठीक है। नाइट्राइट, इनफैक्ट नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट। नाइट्रेट तो आपके ग्रुप 2 में आ जाते थे, नाइट्राइट NO2 माइनस, है ना। जब इन सब की बातें करी थी तो हमने इन सब के बारे में बात करी थी, किसकी क्या स्मेल आती है गैसेस की, कौन सी गैसेस निकलती है, कलरलेस निकलती है, ओडरलेस निकलती है, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, सारी बातें हमने कर ली थी, है ना। फिर हमने इनके कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ लिए थे। फिर हमने ऐसी ग्रुप 2 की बात करी थी। ग्रुप 2 में हमने ट्रिक सीखी थी CBI ऑन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जेलेट और नाइट्रेट। और फिर हमने इनके भी टेस्ट पढ़ लिए थे, प्रिलिमिनरी भी और कंफर्मेटरी भी। और हमने लास्ट लेक्चर तक इनके सारे कंफर्मेटरी टेस्ट ओवर कर दिए थे। अब बेटा जब ग्रुप 1 और 2 की सारी बातें हो चुकी है तो आज के सेशन का प्राइमरी टारगेट क्या है, जो आज के सेशन की मेजर चीज है, जो आज मुझे निपटानी ही निपटानी है, तो उसके अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो बेटा मेरा पहला टारगेट है आपको ग्रुप 3 के रेडिकल्स का टेस्ट करवाना। कौन से रेडिकल्स, एनायनिक रेडिकल्स, ऑब्वियसली, क्योंकि हम एसिडिक रेडिकल की बात कर रहे हैं। जब ग्रुप 3 के रेडिकल्स के तुमने कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ लिए, फिर हम करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस कि भाई ये जो इतनी दिनों से हम ये टेस्ट पढ़े तो जा रहे हैं, इतने सारे टेस्ट हमने ऐड कर लिया हमारे नॉलेज बॉक्स के अंदर, हर दिन कुछ आ जाता है, ये कर लो, लोयर टेस्ट कर लो, क्रोमिल क्लोराइड कर लो, ब्राउन रिंग कर लो, प्रोसाइड टेस्ट कर लो, और बहुत सारे नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट तुमने कर दिए हैं। तो देखेंगे उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सो दैट अगर आप अच्छे से रिवाइज करके आए हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको चीजें समझ आ रही है क्या। और बेटा इसके बाद अगर हमारे पास समय बचा तो, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमारे पास समय बचा तो हम स्टार्ट कर देंगे हमारे बेसिक रेडिकल्स, क्योंकि एसिडिक रेडिकल्स तो हमारे आज हो जाएंगे बिल्कुल ओवर।
फिर बेसिक रेडिकल्स में बात जब करेंगे तो बेसिक रेडिकल्स में भी सीखेंगे बेटा यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 0 ग्रुप से शुरू होता है 6th ग्रुप तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6। इनफैक्ट 2 वाला जो ग्रुप है उसको भी आप 2 हिस्सों में पढ़ते हो, 2A और 2B। उन सब की बातें कर लेंगे, बेसिक रेडिकल शुरू कर लेंगे और फिर धीरे धीरे इनके कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ते जाएंगे। फिर कुछ और इफेक्ट्स होते हैं इस चैप्टर के जो आपको आने चाहिए, एंड देन हम इस चैप्टर को कर देंगे ओवर। इनऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर ये वैसे भी है, ठीक है साहब। अगर हमें आज के लेक्चर में प्राइमरीली बेटा ग्रुप 3 के रेडिकल्स की बात करनी है तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ग्रुप 3 के रेडिकल्स याद भी हैं? क्या तुम्हें ग्रुप 3 के रेडिकल्स याद भी हैं? क्या हुआ करते थे ग्रुप 3 के रेडिकल्स? तो बेटा अगर मैं एसिडिक रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, किन की बात कर रहा हूं, वो भी ग्रुप 3 वालों की बात कर रहा हूं, तो ग्रुप 3 में क्या क्या हुआ करता था? तो ट्रिक याद कर लो पहले, शायद उससे तुम इजीली लिख पाओगे। हमने ट्रिक पढ़ी थी, क्या ट्रिक पढ़ी थी लिख लेते हैं यहाँ पे। हमने पढ़ा था भाई, यहाँ पे होता है सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया। सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया। हमने बोला था सोनू ने साइलेंट रहता है, पिंकी को साइलेंट रहता है, बॉम्बे में साइलेंट रहता है, फंसाया, है ना। ये हमारे पास हुआ करते थे। ये हमारा कौन सा आयन होता था भाई? ये होता था हमारा सल्फेट आयन। ये हमारा क्या होता था? फॉस्फेट आयन। बेटा ये हमारा हुआ करता था बोरेट आयन। एंड लास्ट फ्लोराइड आयन। तो हमें ना इन 4 के बारे में बातचीत करनी है आज। सबसे पहले छोटे छोटे से टेस्ट है, कोई बहुत खास खास बातें नहीं है, इजीली हो जाएंगे। पर हाँ, आपको ध्यान सारे टेस्ट रखने हैं क्योंकि हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। हर टेस्ट से कुछ कुछ ऐसा निकल करके आएगा जिसपे क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ शुरू करें? क्या हमारा रिवीजन अच्छे से हो गया? क्या हम साथ साथ हैं? अभी तक जो भी पढ़ा था हम लोगों ने वो एक बार रिकॉल कर लिया? भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई भी सैंपल दिया जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप उसमें अगर एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करना चाहते हो, और आपको पता है बेसिक से पहले आप एसिडिक का टेस्ट ही करते हो, हमने पहले बात कर ली थी। तो अगर आप एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर देंगे? आप उसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे। अगर वेपर्स या गैसेज निकल गई आपकी, एसिडिक वेपर्स या गैसेज आ गई, कलरलेस या ओडरलेस या कोई भी तरीके की गैस, तो वो ग्रुप 1 का वहीं हो जाएगा टेस्ट। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब आप क्या कर दोगे? सैंपल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे। अब अगर गैसेज या वेपर्स आ गई तो फिर वो ग्रुप 2 के टेस्ट कर लेगा। अगर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर हमें समझ में आएगा कि भाई ये ना तो ग्रुप 1 का है ना ये ग्रुप 2 का है, तो फिर ये किस ग्रुप में लाया करना चाहिए? इनमें से कोई है, मतलब ग्रुप 3 का होना चाहिए। ठीक है साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? अगर इतनी बात तुम समझ गए, इतनी बात अगर तुम्हें स्ट्राइक कर जाती है, तो आओ बात करते हैं कि ग्रुप 3 के टेस्ट कैसे करवाते हैं हम लोग। तो अगर हम ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं तो बेटा हम लोग को बातचीत करनी है इनके कंफर्मेटरी टेस्ट की, और हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप 3 का कंफर्मेटरी टेस्ट नंबर 1। मतलब हम सबसे पहले बातचीत शुरू कर रहे हैं सल्फेट आयंस के लिए। सबसे पहले सल्फेट की बात करेंगे, सोनू की, फिर पिक्चर में पिंकी को लाएंगे, फिर ये दोनों बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे में जाके सोनू पिंकी को क्या कर देगा? फंसा देगा। तो भैया शुरू करते हैं सोनू की बातचीत सल्फेट आयन की बातचीत से। तो ध्यान से सुनिएगा सल्फेट आयन का टेस्ट क्या है। सल्फेट आयन में सबसे पहले आपको यह बात अच्छे से याद है क्या कि जब मुझे कोई भी सैंपल टेस्ट करना होता था तो मैं सबसे पहले उसका क्या बनाता था? सोडा एक्सट्रैक्ट बनाता था। बोलो हाँ या ना? सोडा एक्सट्रैक्ट बनाता था कि नहीं बनाता था? बिल्कुल बनाता था। तो यदि मुझे कोई सैंपल टेस्ट करना है तो मैं सबसे पहले इसका क्या बनाऊंगा? सोडा एक्सट्रैक्ट। और मैंने आपको सिखाया था बेटा सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है? किसी भी आयन का सोडियम सैंपल, किसी भी सॉल्ट का जो सोडियम सैंपल होता है उसको हम जनरली उसका सोडा एक्सट्रैक्ट कह देते हैं। तो SO4 2- अगर है तो इसके लिए सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या लिख दूं? Na2SO4 लिख दूं। इसके लिए सोडा एक्सट्रैक्ट क्या लिख दूं? Na2SO4 लिख दूं। तो बेटा जब उसके लिए Na2SO4 मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट लिया तो मैं इसकी 2 तरीके की रिएक्शन करवाने वाला हूं। पहली रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं करवा रहा हूं BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ में। ठीक है, मैं 2 रिएक्शन करवा रहा हूं, एक मैं लेड एसीटेट के साथ करवाऊंगा, एक बेरियम क्लोराइड के साथ करवाऊंगा। पर सुनना ध्यान से दोनों रिएक्शन। अगर मैंने मेरे सोडा एक्सट्रैक्ट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा? तो बेटा सीधी सी बात है, क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगी। कुछ रिएक्शन ऐसी आएंगी जो आपको ध्यान रखनी होंगी, बट सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे भाई? सारी रिएक्शन में अभी तक हमने मेजरली क्या किया है? आयन एक्सचेंज ही तो किया है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में 2 तरीके के आयन है, एक है आपका सोडियम आयन
और एक है आपका सल्फेट आयन। जबकि यहाँ आपके दो तरीके के आयन हैं, एक है आपका बेरियम आयन और एक है आपका क्लोराइड आयन। बोलो हाँ या ना? ठीक है साहब, ये बेरियम आयन हो गया और ये क्लोराइड आयन हो गया, ये सोडियम आयन हो गया और ये सल्फेट आयन हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्या ये वाला कैटायन इसके एनायन के साथ लग जाएगा और क्या ये वाला जो एनायन है वो इसके कैटायन के साथ में सेटल हो जाएगा? तो Na+ जब Cl- के साथ जाएगा तो NaCl बना लेगा। ठीक है भाई साहब, ये तो सॉल्युबल बात है पानी के अंदर। पर जब आप बेरियम को सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेटा BaSO4 बनेगा, और BaSO4 का जो पीपीटी होता है वो कैसे कलर का होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी। तो भाई साहब, अगर आपके पास में कोई सैंपल है जिसमें आपने ग्रुप 3 का टेस्ट कराने की कोशिश करी है और अगर आपने उससे BaCl2 पास करवाया है और वहां व्हाइट पीपीटी बन गया है, तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन। दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या बन गया होगा? बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बन गया होगा। अब इसकी और रिएक्शन देख लो। बेसिकली बेटा क्या होता है, जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये डाइल्यूट एसिड्स के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है जनरली। क्या होता है डाइल्यूट एसिड्स में? इनसॉल्युबल। तो यदि आप इसमें डाइल्यूट HCl डालोगे और या आप डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो ये दोनों ही केसेस में क्या रहेगा? इनसॉल्युबल रहेगा। जबकि अगर आपने बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया तो हो सकता है थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो भी जाए। अगर आपने बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया तो हो सकता है थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो भी जाए, पर हाँ, ये डाइल्यूट के अंदर तो बिल्कुल ही क्या रहेगा? इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। ये और प्रूफ है कि जो व्हाइट पीपीटी बना है वो BaSO4 का ही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें ईदर डाइल्यूट HCl डालेंगे और डाइल्यूट HNO3 डालेंगे और चेक कर लेंगे कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। बिल्कुल सही बात है, अगर वो BaSO4 होगा तो इनसॉल्युबल ही होगा, और इनसॉल्युबल ही होगा तो हमें और ज्यादा ठप्पा मिल गया। हम और ज्यादा श्योर हो गए कि जो हमारा टेस्ट था वो किसका था? सल्फेट आयन के लिए जो हमने कराया था वो सही हो गया। कैसे ध्यान रखोगे इस बात को? ऐसे रिएक्शन की फॉर्म में नहीं रटना है इस बात को। बेटा जब भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहे हो ना, चीजों को बोल के देखो, पढ़ते हुए भी सिंसियरली, कि कैसे तुमसे सवाल पूछा जाएगा, तब तुम्हें जवाब ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। कि अगर इस तरीके की चीज मुझसे पूछी जाएगी तो मैं ऐसे आंसर करूंगा। तो क्या करा जाएगा भाई? सवाल आपसे बोल देगा एक सैंपल है X, जिसमें जब मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला, नो एक्शन इज ऑब्जर्व। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, नो एक्शन इज ऑब्जर्व। बट जब मैंने उसको BaCl2 से मिक्स करा तो बताओ वहां पे व्हाइट पीपीटी आया, या फिर जो मिक्सचर बना BaCl2 मिलाने से वो इनसॉल्युबल है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 में। तो आइडेंटिफाई करो एक ऐसा कंपाउंड है। तो बेटा देखो, सवाल के लैंग्वेज में कह दिया कि डाइल्यूट H2SO4 डाला, नो एक्शन इज ऑब्जर्व, मतलब ग्रुप 1 तो नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, नो एक्शन इज ऑब्जर्व, मतलब ग्रुप 2 भी नहीं है। अब मैंने बोला कि जब मैंने उसमें BaCl2 डाला तो जो कंपाउंड बना वो इनसॉल्युबल है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 में। तो यहां दिमाग चलना चाहिए कि BaCl2 से डाल के कोई कंपाउंड बना होगा जो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 में क्या होगा? इनसॉल्युबल। तो वो किस चीज का आयन का टेस्ट है? सल्फेट आयन का टेस्ट है। सवाल कहेगा आइडेंटिफाई द आयन प्रेजेंट इन द मिक्सचर, तो आपको समझ में आएगा कि वो किसका टेस्ट आपने अभी करा है? सल्फेट आयन का। राइट तो इस तरीके से आपसे ना हर चीज जो वो आपको बता रहा हूं मैं यहां पे, हर चीज लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको स्ट्राइक करनी चाहिए बातचीत। ठीक बात है, आगे चले। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई, पहली रिएक्शन अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई, तो अब हम बात करते हैं बेटा दूसरी रिएक्शन की। दूसरी बार मैंने क्या किया है, BaCl2 की जगह पे बेटा मैंने लिया है लेड एसीटेट। इस बार मैंने क्या लिया है? लेड एसीटेट। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहां दो आयन प्रेजेंट हैं। कैटायन तो है आपका Pb+2 और एनायन है आपका CH3COO-। कैटायन तो है आपका Pb+2 और एनायन है आपका CH3COO-। अब ध्यान से देखिए, आपने सोडा एक्सट्रैक्ट ले लिया, Na2SO4 ले लिया। Na2SO4 को जब इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो फिर से आयन एक्सचेंज रिएक्शन ही होगा क्या? अगर आयन एक्सचेंज रिएक्शन करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं तो देखो करके देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, क्या Pb+2 SO4 2- के साथ रिएक्ट कर जाएगा और Na+ इस एनायन के साथ चला जाएगा। तो सोडियम एसीटेट तो आपका सीधा सीधा बन गया, और ये क्या बन गया? PbSO4। और बेटा इसका पीपीटी भी कैसे कलर का होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। जैसे BaSO4 का पीपीटी व्हाइट होता है, उसी प्रकार PbSO4 का पीपीटी भी ठीक उसी तरह किस कलर का आता है? व्हाइट पीपीटी आता है। तो एक और टेस्ट आ गया मेरे पास कि यदि किसी सैंपल को मैंने लेड एसीटेट में डाला और उसका व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व हुआ, तो वो किसकी कंफर्म करता है हमें प्रेजेंस? सल्फेट आयन की प्रेजेंस कंफर्म करता है। किसकी प्रेजेंस कंफर्म करके देता है? सल्फेट आयन की। और ठीक उसी प्रकार जब BaCl2 डाला तो वहां भी किसकी प्रेजेंस कंफर्म करके देता है? सल्फेट आयन की। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर है बातें? अगर बेटा यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर हैं तो हम लोगों ने कंफर्मेटरी टेस्ट सीख लिया है सल्फेट आयन का। राइट, हम बात करते हैं आगे। अगर हमने यहां बात सीख ली, हमें सल्फेट आयन में कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम चलते हैं अपने अगले आयन की तरफ। हमने सोनू की बात कर ली, अब पिंकी से मिल ले।
अगर पिंकी से मिलने का समय आया है तो अब हमें किसकी बात करनी है, इसका मतलब फॉस्फेट आयन की। फॉस्फेट आयन की। सल्फेट आयन के टेस्ट तो आसान थे, दोनों में व्हाइट पीपीटी बन रहा था, BaCl2 बना लो चाहे PbSO4 बना लो, लेड एसीटेट मिला दो और एक में BaCl2 मिला दो। किस में मिला दो भाई, सोडा एक्सट्रैक्ट में मिला दो, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट के बिना तो टेस्ट होता ही नहीं है, सोडा एक्सट्रैक्ट आप यूज करते ही हो। ठीक है साहब। अच्छा, अगर फॉस्फेट आयन की बात करनी है तो बेटा फॉस्फेट आयन की ना रिएक्शन तो मुझे आपको एक ही टाइप की पढ़ानी है। ठीक है, इसका एक ही बड़ा फेमस टेस्ट है जिसको आप कहते हो अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। आपको एक ही तरीके की रिएक्शन में बताने वाला हूं जिसे आप नाम देते हो अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। यदि आप अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट की बात करने जा रहे हो यहाँ पे, तो बेटा बात है उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो चीज लगती है ना, वो समझनी जरूरी है बड़े ध्यान से। क्या समझनी जरूरी है, देखना ध्यान से मेरी बात। हम लोग क्या करेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट लेंगे, फॉस्फेट आयन है उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, तो सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा। सबसे पहले तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, सोडियम फॉस्फेट को आप किससे रिएक्ट करवाते हो, HNO3 से। किससे रिएक्ट करवाते हो, HNO3 से। तो बेटा दो तरीके की रिएक्शन संभव है। एक तो ये रिएक्शन संभव है कि आपका H3PO4 बन जाए और NaNO3 बन जाए। मैं NaNO3 लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ काम नहीं आता, मैं तो अपने काम की बात लिख रहा हूं बस। ठीक बात है। आपसे सॉल्ट एनालिसिस में कोई भी पूरी रिएक्शन बैलेंस थोड़ी करवाएगा यार, आपको तो काम की चीज पूछेगा ना। तो हमने बोला Na3PO4 है और यहाँ HNO3 है, तो H प्लस फॉस्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके H3PO4 बना देगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। एक तरीका और है इस रिएक्शन को लिखने का, जिसपे आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में या स्टैंडर्ड कोचिंग के मटेरियल्स में आपको मिलती है रिएक्शन। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर हमारे पास बहुत स्पेस है। इसी रिएक्शन को ऐसे भी पूछा जाता है कि जो आपके पास Na3PO4 है ना, इसे जब आपने HNO3 से रिएक्ट करवाया तो आप बोलोगे कि नहीं भैया मैं तो H3PO4 नहीं बनाऊंगा, मैं तो सोडियम का सॉल्ट ही बना के रह जाऊंगा, Na2HPO4। बताओ क्या कर लोगे तुम? भाई कुछ नहीं कर लेंगे भाई, तेरी मर्जी है, जो बनाना है वो बना ले, हमें तो रिएक्शन सीखनी है, हम वो रिएक्शन सीखना चाहते हैं। तो बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर पूरा फॉस्फोरिक एसिड बन रहा था, यहां पर डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बना है। अब इसके फर्दर जो रिएक्शन होती है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड मटेरियल्स में इससे भी कराई जाती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड मटेरियल में इससे भी कराई जाती है। इसका मतलब जेई वाला आपसे दोनों में से किसी के थ्रू भी सवाल पूछ सकता है, चाहे इसके थ्रू पूछ ले चाहे इसके थ्रू पूछ ले। घबराने की बात इसलिए नहीं है कि प्रोडक्ट दोनों में सेम आता है, पर हां जो इनिशिएट होने के लिए रिएक्टेंट है वो अलग अलग है। बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पे क्या प्रोडक्ट बनाऊं और यहां क्या प्रोडक्ट बनाऊं। तो बेटा ये बात आपको समझनी है कि बेसिकली ये लो चाहे ये लो, आपकी बात क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अगर बात आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है तो पहले मैं आपको इसके थ्रू रिएक्शन बताता हूं, फिर इसके थ्रू रिएक्शन बता दूंगा। ठीक है, चलो अगर हमने डायरेक्ट H3PO4 बना दिया सबसे पहले, और H3PO4 के साथ में हमारा ऑब्वियसली क्या बन चुका होगा यहाँ, NaNO3, जिसके बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, आपके पास में क्या होगा जब आप H3PO4 बना रहे हो, इसको आप रिएक्ट करवाओगे, जो आपके टेस्ट का नाम है अमोनियम मॉलिब्डेट। जी हाँ, आप अमोनियम मॉलिब्डेट से अगर रिएक्शन करवाओगे तो पहले तो पहचाने कि अमोनियम मॉलिब्डेट होता क्या है। तो बेटा ये बात समझ में आ रही है क्या कि अमोनियम है तो मतलब NH4+ आयन होगा, मॉलिब्डेट है तो मॉलिब्डेनम होगा MO, और उसका वही टेस्ट करवाना है। कैसा टेस्ट करवाना है वो देख लेते हैं जरा। तो देखिए जरा, अमोनियम मॉलिब्डेट बेटा आपका ऐसा कुछ होता है, इसको साइड में लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अमोनियम मॉलिब्डेट होता ही है NH4 होल ट्वाइस MOO4। अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 होल ट्वाइस MOO4, इसे आप बोलते हो अमोनियम मॉलिब्डेट। जब अमोनियम मॉलिब्डेट का रिएक्शन आप H3PO4 के साथ करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, देखिएगा ध्यान से, जब आप अमोनियम मॉलिब्डेट का रिएक्शन H3PO4 से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेस है अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट शुरू करने का। तो आपको पहली बात अमोनियम मॉलिब्डेट पता होना चाहिए, आपकी किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ये पता होनी चाहिए, और किसके साथ रिएक्शन हो रही है ऑब्वियसली तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो जब इसका बेटा रिएक्शन करवाते हैं ना तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जो कि है ऐसा, क्या, NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MOO3।
ठीक है बेटा, ये जो आपका कंपाउंड बना है ये होता है येलो कलर का, कैनरी येलो बोलते हैं। कैनरी एक बेसिकली एक बर्ड का नाम है जिसका कलर एक येलो शेड का होता है, ठीक है। तो उस तरीके का कलर का पीपीटी यहाँ बनता है, तो हम बोलते हैं कैनरी येलो पीपीटी बन गया, ठीक है। ये जो कैनरी येलो पीपीटी बना, ये कंपाउंड आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी मैं फॉस्फेट आयन के सोडा एक्सट्रैक्ट की अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा, तो बेटा मेरे पास बनेगा अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। क्या बनेगा? अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। बेटा फॉस्फो क्यों आ गया बीच में? क्योंकि भाई फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करवाई थी ना फॉस्फेट आयन के एसिड के साथ में, तो बीच में फॉस्फो आके अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच करोगे देख लो भाई ध्यान से, आपका NH4 था और MoO4 पहले से था, अब फॉस्फेट आयन बीच में आ गया, ये आपका एक कंपाउंड बन जाता है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और इसका एक रिप्रेजेंटेशन है वो भी याद होना चाहिए। ध्यान से देखो फॉर्मूला आप कैसे याद रख सकते हो, अमोनियम फॉस्फो। तो अमोनियम और फॉस्फो तो मैंने कैसे बना दिया, पहले इतनी बात समझ लो। अमोनियम और फॉस्फो बेटा मैंने बना दिया कि NH4 पे प्लस, मैं कैसे याद करता था आपको वो बता रहा हूं। अमोनियम आयन हो गया और फॉस्फेट आयन हो गया, मैंने क्या किया, दोनों के चार्जेस को एक्सचेंज कर दिया, याद ही तो करना है। तो मैंने बोल दिया NH4 के नीचे 3 आ गया और PO4 के नीचे तो 1 आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गई क्या? अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 into 4 क्या होता है? 12 होता है, तो यहाँ आ गया 12। अब मॉलिब्डेट के लिए याद करना है तो MoO3 आ जाएगा आगे, इतनी बात ध्यान रख लो। अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, तो पहले अमोनियम और फॉस्फो को एडजस्ट कर दो, उनके चार्जेस को, उनका जो बेस में नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 12 लगा दो, आगे बस MoO3 आपको लगाना है। अब वो मॉलिब्डेट है तो उतनी बात तो आप ध्यान रखोगे ही ना कि इस टेस्ट की तो खास बात ही मॉलिब्डेनम है, तो मॉलिब्डेनम का पार्ट तो हमें याद रह ही जाएगा। तो अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट हमने बनाया, और जिसका पीपीटी आपका किस कलर का था? कैनरी येलो कलर का पीपीटी था। ये प्रेसिपिटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका साथ में क्या बन जाता है? साथ में आपका बन जाता है NH4NO3 और H+ का क्या हो जाता है? वाटर। ठीक बात है, पक्का? ठीक है साहब। तो ये आपका था अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, या फिर फॉस्फेट आयन की प्रेजेंस चेक करने के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। अब ये जो आपका कंपाउंड है ना अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। आप बोलोगे ये तो पढ़ने में डबल सॉल्ट जैसा लग रहा है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? डबल सॉल्ट हम लोग कैसे लिखते हैं? डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह लगा के लिख देते थे जनरली, पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हमें वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, लिगेंड्स अटैच करने पड़ते हैं, कैटायनिक स्फीयर एनायनिक स्फीयर की बात करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से मैंने बोला कि इस चीज को जब मैंने कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एक्चुअली लगाया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो हमने बोला NH4 होल थ्राइस तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। फॉस्फोरस आपका अंदर चला गया और ये बचा हुआ पार्ट हो गया MO3O10। कैसा हो गया? MO3O10, और यहां लग जाएगा बेटा 4। क्या लग जाएगा? MO3O10 और साथ में लग जाएगा आपका 4। एक बार चेक कर लो, आयन का काउंट बिल्कुल सही है क्या? मॉलिब्डेनम हो गए 4 into 3 12, ऑक्सीजन हो गए 4 into 10 40, तो 12 3 36 और 4 आ गए 40 हो गए। NH4 आपके 3 थे, NH4 आपके 3 ही है, फॉस्फोरस आपका 1 था, अभी भी 1 ही है। सही है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी कभी कभी ऑप्शनल सवालों में, ऑब्जेक्टिव सवालों में, सॉरी ऑप्शनल नहीं, ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछ लिया जाता है। तो बच्चे बोलते हैं सर हमें तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट ऐसे याद था, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। तो बेटा इसी को तो घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया है, कान को ऐसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही है। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन अपने को आना चाहिए, ठीक है साहब। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बताओ फोड़ दोगे कि फूट जाओगे? कर लोगे ना? कैनरी येलो प्रेसिपिटेट पता होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे ना जब इसका, जब देखेंगे अपन। ओके साहब, चलो आपने सर फॉस्फेट का टेस्ट हमें बताया, मैंने आपको बोला था बेटा ये रिएक्शन ना H3PO4 से भी कराई जाती है और Na2HPO4 से भी कराई जाती है, राइट। अगर Na2HPO4 से भी कराई जाती है तो देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लिया और अब उसको किससे रिएक्ट करवा दिया? अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्ट करवा दिया, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरी रिएक्शन में, बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि आपका जो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट था वो तो बना ही बना, साथ में NH4NO3 और वाटर तो बना था पिछली बार, इस बार एक सोडियम आयन और है तो वो भी क्या बना देगा? साथ में NaNO3 एक्स्ट्रा बना देगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। बस बात इतनी थी कि पिछली वाली रिएक्शन में भी NaNO3 बन रहा था बट वो ऊपर ही बन रहा था, इस बार NaNO3 यहां बनेगा क्योंकि आपने सोडियम का सॉल्ट लिया जो यहां पे फाइनली डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। इतना सा फर्क पड़ता है, बाकी पीपीटी का कलर बिल्कुल सेम है और फॉस्फेट आयन के लिए यही टेस्ट होता है। दिस वन इज योर अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, ठीक है साहब। कर लोगे क्या? अच्छा, अगर ये आप कर पाएंगे तो बेटा अब हम चलते हैं हमारे अगले टेस्ट की तरफ। आपको मैंने अभी तक सोनू से मिलवा दिया, आपको पिंकी से मिलवा दिया, अब बेटा समय आ गया है कि मैं इनको कहां ले जाऊं? बॉम्बे। कहां मिलवा दूं?
बॉम्बे में, जब भी तो फंसेगी भैया पिंकी सोनू से, मिलवाना तो जरूरी है, मुलाकात नहीं होगी तो कैसे बात काम चलेगा बताओ। तो बेटा जी अब मुलाकात करवानी है तो हम आ गए हैं बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे के लिए किसका टेस्ट करवाना पड़ता है आपको? आपको करवाना पड़ता है बोरेट आयन का टेस्ट। आपको क्या करवाना पड़ता है? बोरेट आयन का टेस्ट। बोलो समझ में आई बात? यदि आपको बोरेट आयन का टेस्ट करवाना पड़ेगा तो समझो मेरी बात को ध्यान से। शुरू कैसे करोगे बेटा? शुरू करेंगे हम इसके सोडा एक्सट्रैक्ट से। बोलो हाँ या ना? शुरू कहां से करेंगे? इसके सोडा एक्सट्रैक्ट से। यदि मैं इसके सोडा एक्सट्रैक्ट से बातचीत शुरू करने जा रहा हूं तो Na3BO3 होगा क्या इसका सोडा एक्सट्रैक्ट? Na प्लस और BO3 का 3 माइनस, क्रिस क्रॉस हो गया, Na3BO3 बन गया। अब ध्यान से सुनना, Na3BO3 को ना मैं रिएक्ट करवा रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। आप बोलोगे कि सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तो ग्रुप 2 वाले रिएक्ट करा करते थे, आप यहां क्यों करवा रहे हो? तो बेटा करा करते थे, पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ग्रुप 2 वाले उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट में करते थे। हम यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए H2SO4 लेके चल रहे हैं, तो ये ग्रुप 2 में तो नहीं आएगा। ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब आपने इनको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवा दिया तो अब क्या करोगे? अब आप क्या करने वाले हो? ऑब्वियस सी बात है, जो हर बार करते थे। आप क्या कर दोगे? H प्लस जो है वो बोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और Na प्लस जो है वो SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अरे यार ये क्या लिखा हुआ है? H2SO4 थोड़ी बन सकता है, Na2SO4 बनेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, राइट। तो आपका क्या होगा भाई? यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे आपका सोडियम आयन अलग और बोरेट आयन अलग, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन अलग और सल्फेट आयन अलग। तो भैया ये इससे से मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, तो ये बन गया आपका बोरिक एसिड और साथ में आपका बन गया Na2SO4, ठीक है। ये जो H3PO3 बना है इसको बेटा आप दो नाम देते हो, या तो आप इसको बोलते हो बोरिक एसिड या फिर बेटा आप इसको बोलते हो ऑर्थोबोरिक एसिड। Either you call it a boric acid or you call it a orthoboric acid. Cool? All right. ये जो बोरिक एसिड बना आपका, इसके बारे में मेरे को थोड़ी सी बातें करनी है आपसे, करता हूं, सुनना ध्यान से। बेटा बात क्या आती है? बच्चे कहते हैं कि सर बोरिक एसिड का फॉर्मूला बता दो पहले तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला तो तुम अभी अभी सीख ही गए हो, उसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। H3BO3 बन गया, ठीक है। बच्चे कह देते हैं सर HCl का एन फैक्टर 1 आया, या एग्जामिनर ही पूछ लेता है, बच्चे क्या कहते हैं, इतना बच्चे को तो समझ ही नहीं आता। HCl का एन फैक्टर 1 है, 1 H प्लस। H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, 2 H प्लस, 2 H प्लस वो दे देता है अपने पानी में। H3PO4 का एन फैक्टर है 3, क्योंकि तीनों H प्लस दे देता है, ठीक है सर। तो उस तरीके से बोरिक एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? तो हम बोल देते हैं, क्योंकि हम तो भोले भाले बच्चे हैं, हम क्या कह देते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, यहां भी तेरे को 3 H प्लस दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे बोरिक एसिड का अगर आप एन फैक्टर बोलो तो एन फैक्टर आप कितना बता दोगे? 3। और बेटा अगर आपने 3 बता दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सवाल उसी क्षण हो चुका है गलत। खरबूजा है ये। अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। बोरिक एसिड बिल्कुल फॉर्मूला होता है H3BO3, पर एक्चुअली आपको देख के भी लगता है कि एन फैक्टर 3 होना चाहिए, बट एन फैक्टर यहां 3 नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो लिखने का तरीका है ना, बोरिक एसिड ऐसे बनता भी नहीं है। बोरिक एसिड एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट होता है? बोरिक एसिड बेसिकली अच्छे लिटरेचर्स में सब जगह ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, BOH होल थ्राइस। मैंने अभी आपको इसलिए पहले फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्ट बार में ऐसे नहीं दिखाया, क्योंकि बच्चा कहता है सर OH माइनस है यहाँ तो, और आप इसको एसिड कह रहे हो, ये क्या बात हो गई? भाई हमें तो OH माइनस को बेस की फॉर्म में देखने की आदत है। तो हाँ बेटा, बट ये रिप्रेजेंटेशन है बोरिक एसिड का। अब इसको तुम अगर ढंग से खोल के लिखोगे तो ऐसे भी लिखा जाएगा, पर ये नेचर में इस तरीके से लिखते हैं हम लिटरेचर्स में, ठीक है। और ये पाया कैसे जाता है? ये इस तरीके से पाया जाता है। कूल। अब आप क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे सर चलो कोई बात नहीं, मतलब ये तो मैंने इसका एक लूज स्ट्रक्चर बना दिया, अगर आप ऐसे बनाओगे तो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हो BF3 जैसा। आप ये कहोगे कि सर चलो ठीक है, स्ट्रक्चर तो ऐसा बन गया, पर आपने हमें पी ब्लॉक में सिखाया था कि जब भी एन फैक्टर निकालना होता है तो हमेशा वो वाला H प्लस आसानी से निकलता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। और यही कहानी आप H3PO4, H3PO3 और H3PO2 में कहा करते थे कि H3PO4 में तीनों H O से जुड़े हुए थे तो वो 3 एन फैक्टर हो जाता था, H3PO3 में आपके 2 जुड़े होते थे तो 2 एन फैक्टर हो जाता था, और H3PO2 में 1 जुड़ा होता था तो 1 एन फैक्टर हो जाता था। पर सर यहाँ तो तीनों H ही O से जुड़े हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ तो तीनों H निकल सकते हैं, तो फिर आप यहाँ एन फैक्टर 3 कहने से मतलब मना क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है आपका इस बात से? तो बेटा जी ध्यान से सुनना मेरी बात। वहां क्या होता था, फास्फोरस के केस में फास्फोरस पे d ऑर्बिटल था वेकेंट,
तो उसको कोई दिक्कत नहीं अगर H प्लस निकलेगा भी तो। पर बेटा बोरॉन जो होता है, बोरॉन, क्या मैं बोलूं क्या, ये तो बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेके बैठा है। क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है भाई साहब। इसका तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। उस पे तुम कह रहे हो कि H प्लस भी लूज कर दे। करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा। जबकि बोरॉन क्या, क्योंकि बोरॉन के पास में वेकेंट 2p ऑर्बिटल पड़ा है। अब वेकेंट 2p क्यों है मैं नहीं बता रहा, इतनी बात तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको आनी चाहिए अब, राइट? हम इनऑर्गेनिक खत्म कर चुके हैं अपनी। तो क्योंकि बोरॉन पे वेकेंट 2p है, तो बेटा जी हम बोलेंगे कि बोरॉन तो इस फिराक में है कि इसके वेकेंट 2p में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन दे जाए, सो दैट ये अपना ऑक्टेट क्या कर ले, पूरा कर ले। अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, आप देख लो ना, 6 ही तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, राइट? तो ये क्या करता है इस वाले केस में, ये बेटा पानी के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या करता है? पानी के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ इस तरीके से। आप बोलते हो कि ये आपका बोरिक एसिड था, आपके पास में जैसे ही वाटर आया, वाटर में ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर थे, तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन पे आपका क्या है, फिल्ड पी मौजूद है, और बोरॉन पे क्या है, वेकेंट पी मौजूद है। तो ऑक्सीजन की फिल्ड पी से बोरॉन के वेकेंट पी की तरफ क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन पे क्या आता है, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना क्या किया, डोनेशन में डाला है, जबकि वो नहीं डालना चाहता था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा क्या? ज्यादा स्टेबल तो नहीं होगा, तो उसको रिलीज करने, उसको सेटिस्फाई करने के लिए H प्लस को क्या कर देगा, अपने पास से रिलीज कर देगा। जैसे ही H प्लस को अपने पास से रिलीज कर देगा, ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, BOH होल 4 माइनस, और एक H प्लस उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। एक H प्लस लूज कर दिया ना। कोई एसिड कितने H प्लस एक्वस मीडियम में लूज करता है, क्या वही उसका इनफैक्टर होता है? कोई एसिड कितने H प्लस एक्वस मीडियम में लूज करता है, क्या वही उसका इनफैक्टर होता है? इसने कितना H प्लस लूज किया है, एक। तो बेटा इसका एन फैक्टर जो बोरिक एसिड होता है, इसका एन फैक्टर आप कितना बोल दोगे, 1। बोरिक एसिड का इनफैक्टर आप कितना बोल देंगे, 1। ध्यान से सुनना मेरी बात को दोबारा। बोरॉन का इनफैक्टर, यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका इनफैक्टर 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इस फिराक में है कि कोई आके इसके साथ चौथा बॉन्ड बना ले, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। अब उसके लिए पानी आता है इसकी हेल्प करने के लिए। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है पानी में, तो वो अपना एक लोन पेयर यहाँ डोनेशन में डाल देता है, बोरॉन के वेकेंट पी में डाल देता है, अपने फिल्ड पी से। जैसे ही बेटा यहाँ पे फिल्ड से वेकेंट में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्या बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया? हो गया साहब। परंतु ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अभी दोनों लोन पेयर्स पे उसकी खुद की पकड़ थी, अब उसको बोरॉन के साथ शेयर करना पड़ रहा है। उसको बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं लगेगी ये बात। अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यार सम हो, चाहे थोड़ी सी आई हो, चाहे शेयरिंग हो रही हो, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो जनरेट हो ही गई। और उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये H को बाहर फेंक देता है, और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पे ले लेता है। अगर अपने पे ले लेता है तो OH माइनस बना लेता है। OH माइनस जो है वो इन तीनों के साथ में मिलके BOH होल 4 माइनस बन गया, और एक H प्लस उसने क्या कर दिया, ये वाला लूज कर दिया। कितना H प्लस एक एसिड लूज करे, एक H प्लस है उसने लूज किया, तो वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर, राइट? सिंपल। तो बोरिक एसिड की खास बात यह है कि यहां पे जो एन फैक्टर 1 का कारण है वो उसके खुद के मौजूद हाइड्रोजन नहीं है, वो जो बाहर पानी के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को रिलीज करता है वो है। और इसका एन फैक्टर हमेशा ही कितना होता है, 1। ध्यान रखिएगा ये वाली बात। ऑल्दो सॉल्ट एनालिसिस से रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ इनऑर्गेनिक का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने सोचा बोरिक एसिड बताया तो उसकी कहानी यही डिस्कस करते हुए चले हम। कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है भाई। अगर ये बात आपको समझ में आती है, अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो हम लोग यहाँ बोरिक एसिड बना चुके थे, जिसके बारे में अब तुम्हें सारी बात आ गई है समझ। और ये जो तुमने अभी अभी स्ट्रक्चर बनाया ना, ये तुम्हारे काम आने वाला है। कैसे? देखो, ये जो बोरिक एसिड है इसे तुम रिएक्ट करवाते हो इथाइल एल्कोहल के साथ। जो बोरिक एसिड है उसे तुम रिएक्ट करवाते हो इथाइल एल्कोहल के साथ, और अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करने लगो तो यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करने लगो तो यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा। देख लो ध्यान से, अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करने लगो तो आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अगर आपको 3 लगाना पड़ेगा तो आपको यहाँ भी क्या लगाना पड़ जाएगा, यहाँ आपको लगाना पड़ जाएगा 3। अगर आपको यहाँ भी 3 लगाना पड़ जाएगा क्या, नहीं, हाँ बिल्कुल। देखो कैसे, यहाँ पे आपके पास में 5 और 1 6 हो गया, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 हो गया, और ये हो गए आपके पास में 6 18 और 3 21। तो अगर आप इसको ढंग से बैलेंस करेंगे ना, 3 भी नहीं, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, पर बैलेंसिंग मेरा अभी कंसर्न ही नहीं है।
ठीक है, बैलेंस हम कर देंगे, अभी मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। रीजन बीइंग कि भाई अगर अभी बैलेंसिंग पे लग गए तो वो तो आपसे बात वैसे भी नहीं पूछेगा ना, आपको तो रिएक्शन समझनी जरूरी है। ठीक है, मैंने बोला यहां पे जब मैं 3 मोल इथाइल एल्कोहल के साथ बोरिक एसिड को रिएक्ट करवाता हूं तो कंपाउंड सुनना क्या बनता है, कंपाउंड बनता है मेरा इथाइल बोरेट, कंपाउंड बनता है मेरा ये BOC2H5 होल थ्राइस, यानी कि इसको हम बोलते हैं इथाइल बोरेट। और इसकी खास बात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या है या कैरेक्टरिस्टिक थिंग क्या होगी कि ये जब बर्न होता है तो ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न होता है। कैसे बर्न होता है, ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो यदि आपको कोई सैंपल दिया जा रहा है जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में प्रिलिमिनरी वाइज कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, पर जब आपने उसको यहाँ पे रिएक्ट करवाया कंफर्मेटरी के लिए तो आपने बोला कि कंफर्मेटरी में आपका बोरिक एसिड बना, और जो मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट जब आपने H2SO4 से करवाया बेसिकली, और फिर आपने उसमें इथाइल अल्कोहल डाला तो आपके पास एक ग्रीन एज फ्लेम में बर्न होने वाला कंपाउंड रेडी हुआ। तो वो कौन सा रहा होगा, इथाइल बोरेट रहा होगा। और वो किसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, बोरेट आयन का। कैसे बना अब ये प्रोडक्ट ये समझना जरूरी है। तो देखो ध्यान से मैं समझाता हूं तुम लोगों को बोरिक एसिड अभी अभी बताया है मैंने, बोरिक एसिड ये होता है। अब आप क्या करने जा रहे हो, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन। बेटा अगर मैं तीनों जगह इथाइल अल्कोहल डालता हूं तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला राइट, अब देखिए ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं। तो बेटा जी मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है ढंग से। कैसे समझेंगे आप ये बात ढंग से, ध्यान से देखिएगा। मैंने हर केस में क्या किया, पानी निकाला। आपको ध्यान है मैंने पी ब्लॉक में बताया था अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, वही काम आपको यहां करना है। अब पानी निकालना है, कैसे निकालना है देखो, आपने बोला ये देखना जरा, ये H2O निकल सकता है क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ये H2O निकल सकता है क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा ये H2O निकल सकता है क्या, निकल सकता है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 1 मोल H2O यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, तो मैं बोलूं जब मैंने इस पे इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया तो 3 मोल H2O तो आपका निकल गया। जब मैंने इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया तो 3 मोल H2O तो आपका निकल गया। बचा क्या, तो बेटा ये जो O है अब ये आपके किससे जुड़ेगा, C2H5 से, ये O भी C2H5 से और ये O भी C2H5 से। तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, B तो आपका था ही OC2H5 होल थ्राइस। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, BOC2H5 होल थ्राइस। इथाइल बोरेट बन गया आपका। बहुत आसान था, रटना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना भाई, C2H5OH को लाओ, वाटर निकालो, प्रोडक्ट बना दो। ठीक है साहब, समझ में आया। तो बेटा ये जो आपने बनाया है अभी अभी इथाइल बोरेट, ये आपका कैसे बर्न होता है, ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न होता है। एंड दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर योर बोरेट आयन विच यू आर डिस्कसिंग राइट नाउ। कूल है, अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जी, अगर यहां कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यही चीज मैंने यहां करी, देखो एक C2H5OH यहां कांटेक्ट में ले आया, एक C2H5OH यहां ले आया और एक C2H5OH यहां ले आया। और अब करना ही क्या है, करना कुछ भी नहीं है, वाटर ही निकालना है सब जगह से। जैसे अगर आपने सब जगह से वाटर निकालने का ठान लिया है, जैसे आपने सब जगह से वाटर निकालने का ठान लिया है, BOC2H5 होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक, आप लोगों में से कुछ बच्चों को ये फ्लेम वाली बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, तो बेटा ये बात वहां से आई है। आपको ध्यान है जब आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स 11वीं में, सर 11वीं याद होती तो बात क्या होती। तो बेटा 11वीं में अगर याद नहीं है तो 11वीं में बता देता हूं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे वापस से वो चीज। हम जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ा था कि कुछ मेटल्स को जब फ्लेम में डालते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देते हैं। तो वो कलर की बात होती है, जैसे लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, सोडियम गोल्डन येलो देता है ना, कोई और वॉयलेट कलर देता है, बेरियम आपका एप्पल ग्रीन देता है, कैल्शियम आपका ब्रिक रेड उस तरीके से कलर देता है। तो बेटा वैसे यहाँ पे जब फ्लेम टेस्ट करवाया जाता है तो ग्रीन एज फ्लेम देता है। ये बेसिकली आपके ड्राई टेस्ट होते हैं, ड्राई। और ड्राई टेस्ट की बात हम करेंगे, अभी तक हमने सारे वेट टेस्ट की बातें कर रही हैं। जब ये पूरा पढ़ लेंगे ना एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल, तो हम ड्राई टेस्ट के बारे में भी बातचीत कर देंगे। तो ये जब पढ़ाऊंगा, पर हाँ अभी फ्लेम टेस्ट का वहां से रेलेवेंस रखो तुम लोग। ठीक है, समझ आया, आगे बात करूं, चलो। अगर आपको बोरेट आयन का टेस्ट भी समझ में आता है तो बेटा जी इस तरीके से आप बोल देते हो कि आपका बॉम्बे वाला केस भी हो गया सॉल्व। बॉम्बे में जो आप आए थे वो केस भी आपने कर दिया है सॉल्व। तो बेटा इस तरीके से आपका BOET होल थ्राइस भी बोलते हो, अब इसको इथाइल है ना तो ET भी बोल सकते हैं उसको, तो इथाइल बोरेट भी बोल सकते हो और BOC2H5 होल थ्राइस भी बोल सकते हो।
मर्जी है जो बोलना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है हमारा फ्लोराइड आयन का। अगला टेस्ट क्या है हमारा? फ्लोराइड आयन का। भाई आखिरी बात है, अब फसाना ही तो रह गया है। दोनों का मिलन करवा दिया, दोनों को बॉम्बे में मिलवा दिया, अब क्या बचा है? अब तो भैया तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां होने वाला है। अगर दिल में बजी घंटी है तो वो कब होगा? जब फंसाएगा वो अपनी, उसको अपनी बातों में हंसी तो फंसी, तो करते हैं उस बारे में बात। तो फालतू की बातें नहीं है, समझने के लिए हमें बातें कर रहे हैं बस। ये माइनस जो है एफ के थोड़ा टॉप पे आएगा, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं टेस्ट फॉर फ्लोराइड आयन की। तो बेटा जी फिर से करना क्या होगा? सबसे पहले सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना होगा। अगर सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना होगा तो हमने NaF बना दिया क्या सबसे पहले? ठीक है साहब, सबसे पहले सोडा एक्सट्रैक्ट बना। इसको भी मैं किससे रिएक्ट करवा रहा हूं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। किससे रिएक्ट करवा रहा हूं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। करना ही क्या है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन करवाना है। यहां क्या बना आपका? Na प्लस और F माइनस, बोलो हाँ या ना। यहां क्या बना आपका? H प्लस और SO4 2 माइनस, बोलो हाँ या ना। HF बन गया और Na2SO4 बन गया, HF बन गया और Na2SO4 बन गया। ये जो आपका HF बना है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको आप कहते हो, ये बेटा फर्दर रिएक्ट करता है सिलिका के साथ, ग्लास के साथ, SiO2 के साथ, ठीक है। ये पी ब्लॉक की रिएक्शन है। जब आपने कार्बन फैमिली पढ़ा था तब ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, पर ये अभी हम सॉल्ट एनालिसिस में पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं फ्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए। अगर आपका HF बना तो उसको आपने जब सिलिका से रिएक्ट करवाया तो आपके पास में बनता है SiF4, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और साथ में बन जाता है वाटर। ये जो SiF4 बनता है ना बेटा, यहाँ ऑयली या ग्रीसी ड्रॉप्स होती है इसकी। कैसी होती है? ऑयली या फिर ग्रीसी ड्रॉप्स। तो जब ये ऑयली या ग्रीसी ड्रॉप्स SiF4 बनाता है और पानी बन गया उसके साथ में, जब मैंने इसमें एक्सेस पानी के साथ रिएक्शन करवाया, मैं रुका नहीं यहां पे, मैंने इसका एक्सेस वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो बेटा ये रिएक्शन बड़े काम की रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखिएगा कि जब इसको एक्सेस वाटर से रिएक्ट करवाता हूं ना, तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरे पास। एक तो बनता है H2SiO3 और एक बनता है H2SiF6। एक बनता है H2SiO3, एक बनता है H2SiF6। तो H2SiO3 को तो हम कहते हैं बेटा सिलिसिक एसिड, ये पढ़ चुके हो तुम लोग 11वीं क्लास में। और H2SiF6 को हम बोल देते हैं, क्योंकि 6 फ्लोरीन है वहां पे, हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, ठीक है। H2SiO3 को तो हम कहते हैं सिलिसिक एसिड और H2SiF6 को हम कहते हैं हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। बेटा यहां पे आपको समझनी ये बात है कि ये जो H2SiF6 है, ये तो आपका वाटर सॉल्युबल होता है। जो H2SiF6 है आपका कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। परंतु ये जो H2SiO3 बना है, ये बेटा व्हाइट वैक्सी डिपॉजिट है, या फिर कुछ लिटरेचर्स में लिखा होता है व्हाइट वैक्सी जिलेटिनस डिपॉजिशन होता है इसका। ये हमारा कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड आयन को। मतलब कैसे सवाल आएगा? सवाल कहेगा एक सैंपल है जिसको मैंने क्या करा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाया, तो उसने क्या किया, मेरे को सिलिका के साथ रिएक्ट करने के बाद में ग्रीसी ड्रॉप्स दी। एक सैंपल है जिसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाया, कोई प्रोडक्ट बना, जिसको जब ग्लास के पास करवाया या फिर सिलिका से पास करवाया तो ग्रीसी ड्रॉप्स आई। उन ग्रीसी ड्रॉप्स को जब एक्सेस पानी से पास करवाया तो व्हाइट जिलेटिनस डिपॉजिशन बन गया या व्हाइट वैक्सी डिपॉजिशन बन गया। बताओ कौन से आयन की प्रेजेंस को ये कंफर्म कर रहा है टेस्ट, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके बीच बीच में बने हैं। तो बेटा एक तो उसने आपसे पूरी रिएक्शन पूछ दी और आपसे ये पूछ दिया किसका वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो भाई F- से शुरू होंगे जब भी तो यहां तक पहुंचेंगे। अगर F- से शुरू हुए ही नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड बनेगा ही नहीं, ठीक है। और जरूरी नहीं है वो व्हाइट वैक्सी डिपॉजिशन भी पूछे, वो ये भी कह सकता है कि एक वाटर सॉल्युबल एसिड बनता है, बताओ उसका फॉर्मूला क्या है, तो H2SiF6 आपको आंसर करना होगा। इस तरीके से सवाल आते हैं घूम घूम के, डायरेक्ट आपसे रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, आपने उस रिएक्शन को कितना ध्यान से अपने दिमाग में उतारा है, दैट विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा जी इसको याद करने का तरीका क्या है? सर ये मुंह से बोलना तो बड़ा आसान है, आप बोल दे रहे हो हम सुन जा रहे हैं, पर इसको समझेंगे कैसे? तो बेटा मैंने पहले भी बोला था, लिख लिख के याद करो, ठीक है। हर एक दो दिन में इस चीज को रिवाइज करो, सुनते रहो। आज ग्रुप 1 पढ़ना है, आज ग्रुप 2 देखना है, आज ग्रुप 3 देखना है। जब भी पढ़ते पढ़ते सवाल करते करते थक जाते हो ना, अब मन है कि यार मुझे ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली चीज नहीं करनी, मुझे कुछ सुनना है जो मेरे दिमाग में सेट रहे, तो उस टाइम पे इसके नोट्स खोल लो या इसका वीडियो खोल लो और उसको सुनते रहो,
ठीक है, जब 3 4 5 बार रिवाइज कर दोगे ना इन चीजों को तो टिप्स पे आ जाएंगी चीजें, और जब सुनते जाओगे तो दिमाग में बैठता जाएगा बस। अच्छा अब ये करा दिया, ग्रुप 1 में ये हो गया था, ग्रुप 2 में ये हो गया था, ग्रुप 3 में ये हो गया था। अब जैसे मैं नहीं बोलता रहता तुम्हें पढ़ाते हुए, डेली टेस्ट 4 कराया ये निकल गया, कॉन्सेंट्रेटेड कराया ये निकल गया, अब ये वाले टेस्ट कराए ये हो जाएगा। तो ऐसे बोल बोल के, कहानी बना बना के, क्वेश्चन फ्रेम कर करके कि सामने वाला मुझसे कैसे सवाल पूछ सकता है, उसी तरीके से पढ़ोगे तो याद रहेगी चीज। भाई वो वाली एक बात होती है ना कि आप एक तो कुछ चीजें पढ़ के जाते हो, आपसे टीचर ने क्लास में पूछ लिया, आपने आंसर कर दिया, आपको मजा आ जाता है। बट कभी कभी कुछ चीजें हम आंसर कर नहीं पाते, उसके बाद जब टीचर उसका आंसर बताती है तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, आई एम नॉट श्योर आपके साथ होता है कि नहीं होता है, जहां हम गलत होते हैं ना वो जवाब हमें जब बताया जाता है तो हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि हम गलत थे वहां, हमें अब सही बात पता चली। और जब ऐसे ओरली हो जाती है सबके सामने तो हमेशा याद रहती है। तो इसलिए कह रहा हूं खुद से सवाल पूछ पूछ के पढ़ो, सवाल कर करके जब पढ़ोगे ना, या अगर दो दोस्त हो ग्रुप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो स्कूल में मिले या फिर बाहर कोचिंग में मिले या जब भी बैठे हो तो एक दूसरे से क्वेश्चन कर लिया, अच्छा चल ठीक है तू एक काम कर, तू मुझसे ग्रुप 1 के सवाल पूछ, मैं तुझसे ग्रुप 2 के सवाल पूछूंगा, या फिर पहले दोनों एक दूसरे से ग्रुप 1 के पूछ लेते हैं फिर एक साथ ग्रुप 2 के पूछ लेंगे। उससे क्या होगा, जब सामने वाला सवाल पूछता है तो एक्चुअली नई नई बातें, कई बार गलती होती है तो समझ में आती है कि अच्छा हम ये बात तो मिस कर रहे थे, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की जिसपे इसने सवाल बना लिया। ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो बेटा इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ आई नो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बोरिंग होता है, आप या तो ऐसा कर सकते हो स्टडी टेबल पे लिख के बहुत सारे पन्ने चिपका सकते हो, या फिर अपनी एक छोटी सी बुकलेट बना लो सॉल्ट एनालिसिस की पतली सी, उसको एक बार बस नजरें मारते रहो, नजरें मारते रहो। मैं पर्सनली ऐसे पन्ने चिपकाने के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार वो ना एक टाइम के बाद बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर चीजें याद नहीं आती तो मन करता है फाड़ दो इन सारों को। ठीक है, पर्सनली मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बट हाँ बहुत लोग फॉलो करते हैं और लोगों को इफेक्टिव लगता भी है, तो ठीक है अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो करिए। बट हाँ आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि पतली सी बुकलेट बना लो, सारी चीजें उसमें लिख लो, और उसको हर दिन या एक दो दिन में, और जब एग्जाम हो मेंस का या एडवांस का उससे पहले तो डेली 1 या 2 बार उसको गो थ्रू करते रहो। मैंने तुम्हें मेरा ऑर्गेनिक वाला एक किस्सा बताया था ना कि जब मेरा पेपर होने वाला था उससे पहले मैंने मेरा ऑर्गेनिक का रजिस्टर इतनी बार गो थ्रू कर लिया था कि मुझे पेपर के अंदर कुछ सवालों के तो आंसर ऐसे ही याद थे ऑर्गेनिक में भी, कि भाई ये रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट ही बनेगा तो यही आंसर आएगा, जबकि ऑर्गेनिक में तो मैकेनिज्म से दिमाग लगाना पड़ता है। पर इतनी सारी चीजें मुझे अच्छी पढ़ा दी गई थी कि एग्जाम में एज इट इज ही क्वेश्चन आ गया नोट से, और वो मैंने टिक कर दिया, 4 नंबर आ गए मेरे, और ऐसे 2 3 सवालों में हुआ। तो जितना गो थ्रू करोगे, आंखों से जितना निकालोगे उतना फायदा होगा। बोलो सही बात है, ठीक है। तो बेटा इसके साथ में ये बोरेट आयन और फ्लोराइड आयन के टेस्ट समझने के साथ में हमने ग्रुप 3 के रेडिकल्स को दे दी है श्रद्धांजलि, हमने ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल्स को भी दे दी है श्रद्धांजलि, और इसके साथ साथ हंसते खेलते हमारे एसिडिक रेडिकल हुए समाप्त, इसी के साथ साथ हंसते खेलते हमारे एसिडिक रेडिकल्स हो गए ओवर। एसिडिक रेडिकल्स हो गए ओवर। अब क्या, तो भाई मैंने आपको कहा था कोई भी जो सॉल्ट सैंपल है आपके पास उसमें रेडिकल्स पाए जाएंगे, तो रेडिकल आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक आपको मिलेंगे एसिडिक रेडिकल जो कि एनायनिक सैंपल होता है, एक आपको मिलेंगे बेसिक रेडिकल जो कि केटाइनिक सैंपल होता है। आपने एसिडिक की बातचीत पहले शुरू करी थी और आपने 3 ग्रुप्स में इनको पढ़ा था, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, और हमने तीनों ही कवर कर दिए। ठीक है, पर लेक्चर एक ग्रुप के हिसाब से हमने कवर किया है। अब हम बात करते हैं बेसिक रेडिकल्स की। तो बेसिक रेडिकल की जब बात करेंगे तो बेटा यहाँ ना थोड़ा सा अलग तरीका है बात करने का, यहाँ ना थोड़ा अलग तरीका है बातचीत करने का। यहाँ पे ना पहले एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जिसको आप कहते हो ओरिजिनल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते थे ना, यहाँ ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर इसके थ्रू हम क्या कराएंगे, अलग अलग टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग टेस्ट हम पढ़ेंगे बहुत आराम से पढ़ेंगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। पर उससे पहले जितना एसिडिक रेडिकल अभी तक 3 लेक्चर्स में कवर किया है, 2 लेक्चर्स पहले के और आज वाला लेक्चर मिला के, देख तो ले हमें कितनी बातें समझ में आई है, हम कितने पानी में, हमें कितनी चीजें अच्छे से पल्ले पड़ी हैं, देख लें क्या। अगर इतना देखने की बात हुई गई है, जब उनको समझने की बात कर ही ली है हमने, तो बातचीत करते हैं, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग फटाफट से देख लो जो भी आज पढ़ाया था, वीडियो को पीछे करके, या कोई पुराना फंडा अगर आपको याद करना है तो वीडियो को यहीं पॉज करके पुराने फंडे फटाफट देख लो और फिर क्वेश्चन करते हैं। 7-8 बढ़िया क्वेश्चन हैं आपके लिए, उनको देखेंगे और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं।
हाँ जी, स्टार्ट करें। तो भाई अभी तक हम लोगों ने एसिडिक रेडिकल कवर कर लिए हैं, और एसिडिक रेडिकल में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसकी बातचीत हम करनी शुरू करते हैं। तो हमारा पैटर्न क्या होगा, सवाल आएगा स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं इसको समझाता जाऊंगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक बात है, चले, चलो ओके साहब, चलो जी स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हमारा पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। तुरंत से एक बार सवाल को पढ़ लो, स्क्रीन को कर दो पॉज, अटेम्प्ट कर लो इसको। आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है, पॉज कर रखा था तो अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। हम क्वेश्चन को देखते हैं। Br2 वेपर टर्न स्टार्च पेपर व्हाट। तो बेटा याद करो, ब्रोमीन का जो आपका वेपर था वो स्टार्च पेपर को क्या करता था। तो बेटा मैंने आपको बताई थी दो बातें। मैंने कहा था स्टार्च पेपर को आयोडीन वाले तो ब्लू कर देते हैं और ब्रोमीन वाले ऑरेंज येलो कर देते हैं या ऑरेंज कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो वॉयलेट है, नहीं हो पाएगा, ब्लू नहीं हो पाएगा, रेड नहीं हो पाएगा, ऑरेंज येलो है, तो बस हो गई बात, आ गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ABCD। ठीक है साहब, अच्छा अगर ये वाला आपको समझ में आ गया तो अगले सवाल पे चलते हैं। इजी था ये क्वेश्चन तो, ठीक है जी। A mixture on heating with concentrated H2SO4 and MnO2 liberates violet vapor of what? पॉज करो, अटेम्प्ट करो, पॉज करो, अटेम्प्ट करो। हाँ जी, आई गेस आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखा होगा। बेटा याद करो क्या बात करी थी हमने, हम लोगों ने बात करी थी ग्रुप 2 की, जब बात कर रहे थे कि MnO2 जो है वो इंटेंसिफाई कर देता है आपका एक कलर किसी के लिए, ठीक है, और कॉपर टर्निंग्स जो है वो इंटेंसिफाई कर देती है आपका कलर किसी के लिए। अब आपको ये सवाल कह रहा है वॉयलेट वेपर। बेटा वॉयलेट वेपर तो अंडरस्टूड है, किसके निकल सकते हैं, आयोडीन के निकल सकते हैं, इसके रेडिश ब्राउन निकलते थे, इसके कैसे निकल जाएंगे, वॉयलेट निकल जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। बोलो समझ में आई क्या बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, जल्दी से देखो जल्दी से। A mixture on heating with concentrated H2SO4 and MnO2 liberates violet vapor of। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसके अंदर मेरे हिसाब से, समझ में आया क्या। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ जाए, पक्का, ठीक है भाई आगे बात करते हैं। अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आया, ये VAPMIX लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म्स है, बट हाँ सवाल आपको समझ में आना चाहिए, इंटेंट समझ आना चाहिए। वॉयलेट से ही समझ आ गया था कि भाई I2 ही हो सकता है, NO2 रेडिश ब्राउन होता है, वो आपका रेडिश ब्राउन होता है, इसकी बात ही होती है वॉयलेट की। आगे बढ़ गए जाते हैं, चलो अगर आगे बढ़ जाते हैं तो अगला सवाल। अ वाइट सॉलिड इज फर्स्ट हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 एंड देन concentrated H2SO4, नो एक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड इन ईदर केस। समझ में आया क्या, जो मैं कह रहा था वो वाली बात पल्ले पड़ी क्या। मैंने बोला कि भाई यहां पे कह रहा है कि एक व्हाइट कलर का सॉलिड है, पहली बात तो ये समझना, एक व्हाइट कलर का सॉलिड है जिसको पहले हीट किया डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, फिर आपने उसको हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और आपके दोनों ही केसेस में कोई एक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो सॉलिड सॉल्ट में इनमें से कौन सा आयन मौजूद है। तो बेटा जी यहां पे फटाफट से वीडियो को एक बार पॉज करके खुद का दिमाग लगा के सॉल्व करना, अगर नहीं लगता है तो फिर मैं बताता हूं, मैं फ्रेम से बाहर इसीलिए हो रहा हूं, जल्दी से करो। ठीक है साहब, आई गेस आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो बेटा यहाँ 2 के आगे माइनस है, ठीक है। देखो व्हाइट सॉलिड है, हमें नहीं पता किसका है, अभी तो नहीं पता फिलहाल, ठीक है। उसको हीट किया डाइल्यूट H2SO4 के साथ या फिर किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और कोई एक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। अगर कोई एक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ, अगर मैं कह रहा हूं नो एक्शन, तो यानी कि मुझे ये चीज तो पता चल गई कि ये ग्रुप 1 का भी नहीं है और ये ग्रुप 2 का भी नहीं है, और एसिडिक रेडिकल है तो स्वाभाविक सी बात है ग्रुप 3 का ही होने वाला है। यदि अब ग्रुप 3 का ही होने वाला है तो बेटा आपका व्हाइट पीपीटी, व्हाइट सॉलिड, याद करो सल्फेट के 2 टेस्ट पढ़ाए थे, BaCl2 वाला भी, लेड एसीटेट वाला भी, दोनों में कैसा आता था, व्हाइट पीपीटी आता था, जबकि फॉस्फेट में कैनरी येलो आता था। पर उतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात समझ आ गई ना ग्रुप 3 का है तो एक बार ऑप्शन चेक करना जरा। अच्छा सल्फाइड ग्रुप 1 का होता है क्या, SST काम नहीं आती। सल्फाइट ग्रुप 1 का होता है क्या, SST काम नहीं आती। H2O3 2- ग्रुप 1 का होता है क्या, थायोसल्फेट, SST काम नहीं आती।
जबकि सल्फेट आयन जो है ये किसका होता है, ग्रुप 3 का, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है, ये थोड़ी सी नंबरिंग देख लेना, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो हमें तो ऑप्शन मार्क करना है अभी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो बेटा ये वो सवाल था जो मैं पढ़ाते हुए कह रहा था ना कि इस तरीके की लैंग्वेज आ जाती है तो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए बातें, और आपको वो उतनी रिएक्शन तक तो जाना ही नहीं था, आपको तो ऑप्शन देख के समझ आ रहा था कि ग्रुप 3 वाला ही जीतेगा यहाँ पे फॉर श्योर, है ना? क्लियर है? चलो, अगर इतनी बात समझ में आती है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से स्क्रीन को पॉज कर दो, अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से। हाँ जी, आई गेस आप लोगों ने किया होगा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट। हम लोगों को क्या बात करनी है, हमने बोला द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला व्हाट। तो बेटा पहली बात तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपको याद आना चाहिए। ब्राउन रिंग टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा था, हमने यहाँ भी पढ़ा था। मैंने यहाँ आपको किस में पढ़ाया था, नाइट्रेट आयन के टेस्ट में पढ़ाया था। और जब नाइट्रेट के टेस्ट में पढ़ाया था तब मैंने एक बात बोली थी, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं बोली थी तो फिर से सुन लो। बेटा नाइट्रेट के लिए भी ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, नाइट्राइट के लिए भी ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। कारण बेटा इसका कारण ये है कि इन दोनों में ही जो ब्राउन रिंग टेस्ट कंडक्ट होता है वो होता तो NO के बनने की वजह से है ना, और NO तो इस केस में भी बनता है। इसमें जो ब्राउनिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट में वो NO के बनने की वजह से ही तो होता है, और NO तो यहां भी बनता है, तो ब्राउनिंग के लिए तो ये भी एलिजिबल है। और आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स बना करता था उस पर तो मैंने भाई डिटेल में PhD करी थी। मैंने IUPAC नंबर बताया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताया था, हाइब्रिडाइजेशन बताया था, दुनिया भर की बातें कर ली थी हमने। उसका फॉर्मूला क्या समझा था, हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूला ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का FeH2O5 NOSO4। बोलो ये पढ़ा था क्या, FeH2O5 NOSO4। तो बेटा जी ये जो है मेरे पास में ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है क्या, FeH2O5 NO, और अगर मैं एनायन हटा दूं तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2। तो देख लो इन चारों में से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, भाई ये रहा। ये मत कर देना गलती से, +2 देख के Fe देख के, ये NO5 है, 5 तो पानी के मॉलिक्यूल होता है, NO का तो एक ही होता है, तो FeH2O5 NO +2। कोई दिक्कत, इजी था ये क्वेश्चन? बताओ यार, इतने आसान आसान सवाल आते हैं। ऐसे ही सॉल्ट एनालिसिस का हुआ बना रखा है कि सर इस चैप्टर के तो सवाल ही हमसे नहीं बनेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम इतनी रिएक्शंस कैसे याद करेंगे। तो अब देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन, राइट। आगे चलिए आगे बात करते हैं। अगर हमें आगे बात करनी है तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हमें करने हैं, अभी करते हैं कि करके सारे सवालों को सॉल्व। मजा आ रहा होगा आप लोगों को ये वाला डायरेक्ट। अब इससे ज्यादा क्या भैया, क्या नाम ही पूछ लेगा क्या अपना वो, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कैनरी येलो पीपीटी विद दिस, थोड़ी लैंग्वेज इसकी ऐसी है, गिव्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनरी येलो पीपीटी विद दिस। पहली बात तो ये क्या है, अमोनियम मॉलिब्डेट और कैनरी येलो पीपीटी की तो एक ही जगह बात हुई है आज तक, कहां, फॉस्फेट आयन में। तो भैया सीधी सी बात है, सवाल में तो समय ही नहीं लगाना है, फॉस्फेट आयन तो सीधा टिक हो जाएगा, ABCD, है ना, फॉस्फेट आयन हो जाएगा। अभी अभी बताइए तुम्हें सारी रिएक्शन क्या बनता है यहाँ पे, अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3, और जब आप उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखते हो तो NH4 होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट में P MO3O10 होल 4, राइट। पक्का, ठीक है साहब। अगर ये भी समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन भी अगर इजी था, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, देखिए जरा, ये भी जो बताया है डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। पिछले वाले में पॉज की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट टिक होना था, तो मैंने ही बता दिया। यहां पे पॉज करके सॉल्व करोगे तो देखते हैं कितने तुम रिटेन कर पाए हो। हाँ जी, कर लिया गया। क्या है सवाल की लैंग्वेज, सवाल कह रहा है एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसको जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो ऑयली ड्रॉप्स बनती हैं। अब बेटा यहाँ पे खरबूजा क्या होता है, बच्चा जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देखता है ना, उसको ऐसा लगता है ग्रुप 2 है, उसको क्या लगता है, ग्रुप 2 है। पर बेटा याद कर, ग्रुप 2 में ऑयली ड्रॉप्स तो हमने कहीं देखी ही नहीं थी,
नहीं देखी थी ना? अच्छा, अब द प्रोबेबल सॉल्ट इज, फिर भी चलो ऑप्शन देख लेते हैं। C2O2- जो है तो CO और CO2 बनाता था, तो ऑयली ड्रॉप का कोई हिसाब किताब था नहीं। NO2- में रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलते थे, ऑयली ड्रॉप की बात कुछ सुनी नहीं। I- वॉयलेट वेपर्स बनाता है, ऑयली ड्रॉप की बात कुछ हुई नहीं। और जब ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट होता है जब भी वॉयलेट कलर की लेयर ही बनती है। पर बेटा F- ये है तो ग्रुप 3 का, पर यहाँ पे याद करो वो जो HF बनता था कॉन्सेंट्रेटेड उससे H2SO4 से, वो यहाँ पे आपका देता था ऑयली ड्रॉप्स। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये C विल बी द राइट आंसर दिस टाइम। क्लियर है? और ऑयली ड्रॉप वाली बात ऐसा नहीं आपको पता नहीं है, ऑयली ड्रॉप वाली बात अभी आपको बताई गई है। याद करो, ऑयली ड्रॉप के बारे में अभी अभी डिस्कशन किया था हमने, जब हमने HF के साथ SiO2 रिएक्ट करवा के SiF4 बनाया था। सही बात है? पक्का? ठीक है साहब। जब ये वाली बात भी हो गई है और ये वाला क्वेश्चन भी हमको अगर समझ में आ गया है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कैसा होगा समझना पड़ेगा हमें, देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम। When CCl4 layer containing I2 is shaken with excess of Cl2 plus water, the violet color disappears due to the formation of। याद करो भाई, पॉज करो और सॉल्व करो। जिन बच्चों ने अच्छे से आज की क्लास से पहले रिवीजन किया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग वो लोग ये सवाल कर पाएंगे। जो बच्चे अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे उनसे तो ये सवाल हो पाएगा। जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुनी है बातें उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो ये इस बात का सबूत है कि क्लास का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। जब CCl4 layer containing I2 is shaken with excess Cl2 and water, the violet color disappears due to the formation of। तो बेटा ये पहली बात तो ये पहचानो ये क्या है। तो हमने जब ग्रुप 2 की बातें करी थी तो हमने I- के टेस्ट के दौरान लेयर टेस्ट पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि I- जो बनता है उसकी वजह से वॉयलेट लेयर आ जाती है वहां पे। परंतु मैंने कहा था कि जब अगर आपने एक्सेस Cl2 डाल दिया, क्लोरीन वाटर जो है आपने, ये आपने एक्सेस डाल दिया, तो यहां क्या हो जाएगा? IO3- बन जाएगा, और ये Cl2 आपका चला जाएगा Cl- में। क्या बन गया आपका? IO3-। IO3-, और बेटा ये IO3- जो होता है कैसा होता है? कलरलेस। IO3- आपका कैसा होता है? कलरलेस। तो आप देखो, जब एक्सेस Cl2 वाटर से रिएक्ट करवाया तो वॉयलेट कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर क्यों हो गया? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ IO3-। अब अगर बात ध्यान से सुनी होगी तो सवाल बनेगा, नहीं तो भैया सारी दुनिया ही सॉल्ट एनालिसिस में नंबर कटवाती है या सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाती है, अपन भी उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। पर हाँ, अगर हमने बातें ध्यान से सुनी हैं, अगर हम नोट्स बना रहे हैं, अगर हमें एक्चुअली स्कोर करना है, तो बेटा फिर इनसे आसान और क्या ही होगा यार। पी ब्लॉक में भी एक बार के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर सोचना पड़ सकता है, पर यहां तो फैक्ट्स हैं। याद है तो टिक करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। राइट? पक्का कर लोगे ना? मुझे कॉन्फिडेंस है तुम लोग कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे बात कर रहे हैं हम लोग तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम हमारे, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है, अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से। पॉज करो, दिमाग लगाओ, करो। एक हिंट और दे देता हूं, दिस इज समथिंग रेलिवेंट विद लेक्चर 2। अब लेक्चर 2 के नोट्स खोल के मत बैठ जाना। तो दिस इज रेलिवेंट टू लेक्चर 2, बट हाँ दिमाग लगाइए, सोचिए। आपके पास एक सैंपल है जिसको आपने KMnO4 के साथ में रिएक्ट करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और आपके पास में कलरलेस सोल्यूशन है। अगर इसको आप अपनी भाषा में बोलना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि एसिडिफाइड KMnO4 के साथ जब किसी चीज को रिएक्ट करवाया तो सोल्यूशन कलरलेस हो गया, तो क्या हुआ होगा? क्या डाला होगा ये यहाँ पे? सोचो। तो बेटा आपको याद है जब मैंने आपको बात करी थी क्रोमियम वाली केस की, SO2 वाले केस की, तो मैंने बोला था K2Cr2O7 जो है वो SO2 के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? ग्रीन कलर का क्रोमिक सल्फेट बना देता है। पर KMnO4 के साथ रिएक्ट करके तो कलरलेस सोल्यूशन बनाता है, ये लाइट पिंक बनाता है। और मैंने कहा था ये टेस्ट जो SO2 वाला दे रहे हैं, जो सल्फाइड आयन के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये सेम टेस्ट तुम्हारा सल्फाइड भी देता है और तुम्हारा नाइट्राइट भी देता है। और इस बात को नोट करके रखना, बच्चों को याद नहीं रहती। तो आप ना सल्फाइड तक तो टिक कर देते हो, पर यहाँ एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है बेटा, और ये ऑल ऑफ दीज इसीलिए क्योंकि एक्चुअली ये टेस्ट सल्फाइड भी देता है और नाइट्राइट भी। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी ग्रुप 1 के टाइम पे, कंफर्मेटरी टेस्ट के टाइम पे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ना कि सिर्फ ए।
मैक्सिमम जनता यहाँ ए टिक कर देती है, क्योंकि बच्चों को रिएक्शन तो याद आ जाती है कि यहाँ पे SO2 है, तो वो Mn+7 को किस में कन्वर्ट कर देगा, MnSO4 में, मतलब Mn+2 में। पर वो सिर्फ SO3 2- की ताकत नहीं होती, सल्फाइड हो या नाइट्राइट हो, वो भी इसको इसी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। सोल्यूशन कैसा हो जाता है आपका, अल्टीमेटली कलरलेस हो जाता है। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। ये डिपेंड करता है फिर से, जैसे ऑयली ड्रॉप वाली बात ध्यान रखने योग्य थी, ये भी ध्यान रखने इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दिस क्वेश्चन फॉर यू, ब्रांड न्यू क्वेश्चन बट एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल। इट लुक्स लाइक कि बहुत बड़ा सा सवाल है, दो रिएक्शन है, क्या कर दूंगा मैं इसमें, एक्सट्रीमली सिंपल आई एम सेइंग। सोचो, एक सैंपल है X जिसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो विनेगर लाइक स्मेल आई। भाई यहीं पे ही सवाल खत्म हो गया क्या, विनेगर लाइक स्मेल आई, यहीं सवाल खत्म हो गया क्या। विनेगर लाइक स्मेल का एक ही तो आयन पढ़ा है तुमने पूरे एसिडिक रेडिकल्स में, कौन सा, एसीटेट आयन। आंसर तो यहीं आ गया। एक बार अगली रिएक्शन और पढ़ लो। मैंने बोला इसी सैंपल को जब मैंने FeCl3 से रिएक्ट करवाया तो बेटा ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना यहाँ पे आपका, ब्लड रेड, इसको ब्लड रेड बोलेंगे हम। कैसे बनता है ब्लड रेड, तो बेटा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट याद है आपको, जहां पे हमने वो कॉम्प्लेक्स बनाया था ब्लड रेड वाला, जो फर्दर आपका डिपॉजिट हो जाता था पीपीटी की तरह अगर आप और रिएक्ट करवाते थे तो। पर वो सब कहाँ हुआ करता था, एसीटेट आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट में ही तो हुआ करता था। आ गया आंसर। अब बताओ क्या करना था इस सवाल में। अब बच्चे ब्लड रेड और FeCl3 देख के कंफ्यूज होते रहेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। इतनी बात याद होनी चाहिए कि विनेगर लाइक स्मेल का तो एक ही चीज पड़ा है भाई पूरे सॉल्ट एनालिसिस में अभी तक, एसिडिक रेडिकल में, एसीटेट आयन, सिंपल। राइट, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगर हमें आगे बात करनी है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आपके सामने, देखो ध्यान से, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। सोचो भाई क्या करोगे, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। हाँ जी, कर लिया गया अटेम्प्ट। मैं भी कुछ कुछ ऐसी टाइम पास कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगा तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन। हाँ जी, देखो भाई आपको सवाल क्या कह रहा है, पहले बात को समझो ध्यान से, सवाल की भाषा को समझो, उसकी भावनाओं को समझो। सवाल कह रहा है एक सैंपल है X जिसको H2SO4 से रिएक्ट जब करवाते हैं तो एक कलरलेस गैस निकलती है विद इरिटेटिंग स्मेल। बेटा ये लाइन कहीं देखी देखी है क्या, कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल, क्या ये मुझे थोड़ा थोड़ा SO2 की तरफ टारगेट कर रहा है। अगर आपको वो टेबल याद हो जो हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए बनाई थी, SO2 के लिए टारगेट तो कर रहा है। अब अगली लाइन पे आ जाओ, सवाल कह रहा है एक सैंपल है Y, ठीक है, जो यहाँ पे बना आपका कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल, जो आपका K2Cr2O7 से आपने रिएक्ट करवाया उसे H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन करवाया तो ग्रीन कलर सोल्यूशन बना। तो बेटा ये Y क्या हो गया, तो पक्की बात है यहाँ तो 100% ही क्या है, SO2 है, क्योंकि ये जब इसके साथ में रिएक्ट करता है तो बेटा Cr2SO4 होल थ्राइस बनाता है और ये ग्रीन कलर का होता है। इसके बारे में तो हम डी ब्लॉक से बात करते हुए आ रहे हैं और कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार अभी तक हम ये बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम ये इतनी बार बातचीत कर चुके हैं तो क्या ये चीज आसान हो गई क्या कि ये जो X है ये तो क्या है, सल्फाइड आयन है, क्योंकि वही कलरलेस गैस देता है इरिटेटिंग स्मेल के साथ में, और ये क्या है आपका SO2 है, क्योंकि वही क्रोमिक सल्फेट देता है। तो आपके पास में ऑप्शन देख लो, सल्फाइड और SO2, है ना, समझ में आई बात। बाकी अब देखो Br- हो नहीं सकता था, वो रेडिश ब्राउन देता है और कलरलेस नहीं देता ऊपर से वो, ठीक है, इरिटेटिंग या पंजेंट आप बोल सकते हो बट कलरलेस नहीं होता। कार्बोनेट आयन की आप बात करोगे तो ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है और ये ओडरलेस होता है, पर यहाँ तो इरिटेटिंग स्मेल है तो ये भी नहीं जीत सकता। सल्फाइड की आप बात कर सकते हो, पर बेटा सल्फाइड की ना इरिटेटिंग से ज्यादा आप बोलते हो मोर एप्ट टर्म, अगर जेई वालों से बात करें या नीट वालों से बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ तो हमने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बता दी यार, हमने तो तुम्हें खुद से बता दिया कि यहाँ तो रॉटन एग लाइक स्मेल है, इरिटेटिंग ओडर में भी किस तरीके का ओडर है वो भी हमने डिफाइन कर दिया, तो इसके लिए तो हम बिल्कुल एप्ट चलेंगे। तो इसलिए हमारी बातचीत कहां बन जाएगी, ऊपर वालों से बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ओके जी। अगर ये वाली रिएक्शन समझ में आई तो ये सवाल इजी था, बताओ कर लेंगे ना, कर पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको, कुछ ही क्वेश्चंस और बच्चे हैं अभी आपके, एक या दो सवाल और, जल्दी से देखो ये वाला, जल्दी से और अटेम्प्ट करके बताओ। हाँ जी, कुछ चमक रहा है क्या, कुछ चमक रहा है क्या,
I माइनस है सोडा एक्सट्रैक्ट, क्लोरीन वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, रिएक्शन क्या होगा? पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए रिएक्शन है किस चीज का। अटेम्प्ट करो, कोई बात नहीं, 30 सेकंड और है तुम्हारे पास, अटेम्प्ट करो। 30 more seconds you guys have. ओके, आई गेस इट्स टाइम वी शुड डिस्कस। बेटा ये क्या है, ये आपका लेयर टेस्ट है क्या? देख लो लेयर टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। लेयर टेस्ट हमने बात करी थी आई माइनस वाले की, बी आर माइनस वाले की। आई माइनस के केस में भाई कैसा लेयर टेस्ट बनता था, या तो वॉयलेट बनता था, और वॉयलेट है तो उसका क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है, पर्पल है, आंसर आ गया। क्यों भाई, आई माइनस है, आप उसको क्लोरीन वाटर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हो, कैसी लेयर बनेगी, पर्पल लेयर बनेगी, हो गया काम हमारा, है ना, पर्पल लेयर बना दी हमने, सिंपल। बाकी देख लो ये तो होना ही नहीं है कहीं पे, क्लियर है ना। चलो अगर ये समझ में आता है इजी क्वेश्चन, तो ये है एक इंटीजर टाइप, और ये इंटीजर टाइप आना चाहिए, ये जेई में आ चुका है, ठीक है, और ये अब तो जेई मेंस भी पूछने लग गया है इनफैक्ट इंटीजर टाइप्स, तो ये तो अपने से बनना चाहिए। पॉज करो, ठंडे दिमाग से सोचो, आज ही बताया ये तो मैंने लेक्चर में शुरू करते हुए, आज ही पॉज करो, ठंडे दिमाग से सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल्स आपको बताने हैं जो गैस बनाते हैं या वेपर बनाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। गैस बनाते हैं या वेपर बनाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। टोटल नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल्स विच प्रोड्यूस गैस और वेपर विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 देखते ही दिमाग में कुछ चमका है क्या? डाइल्यूट H2SO4 देखते ही दिमाग में कुछ चमका गया? चमकना चाहिए भाई, बस उसी पे ही तो सवाल है पूरा का पूरा। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 देख के दिमाग में कुछ आना चाहिए हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, करें इस सवाल को डिस्कस। तो भाई ये हमारा आखिरी सवाल है एसिडिक रेडिकल्स का, देखते हैं इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करोगे। मैं बैकग्राउंड नॉइज इसीलिए दे रहा था ताकि तुम लोग सोच पाओ इस सवाल को अच्छे से। तो बेटा जी देखो, सवाल ने आपको कहा एसिडिक रेडिकल्स बताओ, मतलब एनायंस की बात करनी है, और सारे ऑप्शन भी एनायंस के हैं, कर लेंगे बात। सवाल ने कहा गैस बनती है या आपके वेपर बनते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, इधर गैस बनती है वेपर्स बनते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो बेटा डाइल्यूट H2SO4 मुझे ये बता देता है कि ये मेरे पास क्या है, ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में कौन कौन होते हैं, तो याद कर लो, SST काम नहीं आती, SST काम नहीं आती, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट और एसीटेट। अच्छा जी, सल्फाइड सल्फाइड तो हम यहां पे मेंशन कर देंगे, एक बार सारों की ग्रुप लिख देते हैं, देखते हैं हमें कितनी चीजें याद है। ऑक्सिलेट कहां होता था भाई, ऑक्सिलेट ये ग्रुप 1 की ट्रिक होती थी। अच्छा, ग्रुप 2 की ट्रिक क्या होती थी, CBI ऑन। ग्रुप 2 की ट्रिक क्या होती थी, CBI ऑन। और ग्रुप 3 की ट्रिक क्या होती थी, सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में क्या करा, फंसाया। इतनी ट्रिक्स तुमने सीखी हैं अभी, अगर इतनी सीखी है तो अब देखना जरा, C2O4 ऑक्सिलेट ग्रुप 2 में आता है। अच्छा ठीक है, Br माइनस CBI ग्रुप 2 में आता है। अच्छा, NO2 माइनस ग्रुप 1 में आता है, कार्बोनेट भी ग्रुप 1 में आता है, सल्फाइड भी ग्रुप 1 में आता है, फॉस्फेट ग्रुप 3 में आता है, सल्फेट ग्रुप 3 में आता है, बाइकार्बोनेट। सर बाइकार्बोनेट तो आपने बताया ही नहीं बेटा, याद करो मैंने कहा था जो कार्बोनेट के लिए होते हैं वही टेस्ट मोस्टली किसके लिए होते हैं, बाइकार्बोनेट के लिए। तो यदि कार्बोनेट ग्रुप 1 में आ गया तो बाइकार्बोनेट फ्री में ग्रुप 1 में आ गया, है ना। अब आपको करना क्या है, जो ग्रुप 1 वाले हैं भाई ये आपके किसके साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते हैं। ये ग्रुप 2 वाले क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते हैं। और जो ग्रुप 3 वाले हैं वो इन दोनों के साथ ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स नहीं देते। तो बेटा जी डाइल्यूट H2SO4 मतलब ग्रुप 1। ग्रुप 1 वाले कौन कौन है देख लो जरा ध्यान से। यदि मैं ग्रुप 1 वाले यहाँ पे मार्क करने लग जाता हूँ तो मेरे पास में NO2 माइनस है ग्रुप 1 का, CO3 2 माइनस है ग्रुप 1 का, सल्फाइड है ग्रुप 1 का, और कौन है मेरे पास में, और है भाई
बाइकार्बोनेट ग्रुप 1 का। बोलो सही बोल रहा हूं क्या मैं? अगर मैं ये सही बोल रहा हूं तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा? 4। इंटीजर टाइप सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो भाई इसके साथ में हमने हमारे एसिडिक रेडिकल्स क्या कर दिए हैं? बिल्कुल ही ओवर कर दिए हैं, बिल्कुल क्या कर दिए हैं? खत्म। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा ग्रुप 3 के आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। समझ में आई क्या बात बेटा? अगर ये आपको समझ में आ गई है तो ग्रुप 1 हो चुका है, ग्रुप 2 हो चुका है, ग्रुप 3 हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या शुरू करने वाले हैं? हमारे बेसिक रेडिकल्स। हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं? बेसिक रेडिकल शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए बेटा जी जो भी नोट्स हैं अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अपने लिख लिख के नोट्स को पढ़ते जाओ, डीबीबी प्रैक्टिस करते जाओ। अगली क्लास में मिलते हैं और शुरू करते हैं आगे की जर्नी। हमें डिस्कस करने हैं हमारे बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल तब तक बिल्कुल तुम्हारे धुआंधार हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।